परिवार से हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 2019 की विषय हिंदी के अंतर्गत हमारा संबोध है अलंकार। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत। नंबर 1 है छात्र कविता का सुंदर सुपाठ लय के साथ करते हैं, कविता की रचना का प्रयास करते हैं, कविता का पूर्णतः रसास्वादन करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार की पहचान करते हैं और अलंकार शब्दों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। अब संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान जो बच्चों का है वो है कविताओं का सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं, आभूषण साज सज्जा एवं अलंकार की सामान्य जानकारी रखते हैं, लोकगीतों में भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। त्रुटि विश्लेषण त्रुटि विश्लेषण पर संभावित त्रुटि और संभावित अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि अधिकतम अधिक छात्रों के समझ में आए, ऐसी कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने बनाया था संभावित त्रुटि, अलंकार को परिभाषित करने में त्रुटि करते हैं। छात्रों से जब आप अलंकार के बारे में पूछते हैं तो वो ठीक से नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए हमने इसका जो संभावित समाधान ढूंढा है वो है आभूषणों की साज सज्जा के द्वारा उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा नारी अपना जो है सृजन करती है, उसका महत्व है उसके जीवन में, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का विशेष महत्व होता है और अलंकारों के माध्यम से ही काव्य की शोभा बढ़ती है। दूसरा है शब्द अलंकार और अर्थालंकार के भेद में त्रुटि करते हैं, वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें उन्हें श्यामपट्ट के माध्यम से एक तरफ अर्थालंकार और एक तरफ श्रद्धा अलंकार लिख करके उसके अलग अलग भेद बताने पड़ते हैं और हम इस प्रकार से श्यामपट्ट के माध्यम से, और इसके लिए हमने इसमें पीछे भी इसके जो है 2 भाग बना रखे हैं, शब्द अलंकार के कौन कौन से हैं और अर्थालंकार के कौन कौन से भाग हैं। तीसरा बनाया है कविता को पढ़ने के बाद कविता में अलंकार की पहचान में त्रुटि करते हैं, कौन सा अलंकार है किसका है। तो इसके लिए भी कविता के हाव भाव के साथ अलंकार को जोड़ते हुए काव्य भाव के माध्यम से अर्थ समझा सकते हैं। ये स्वयं अध्यापक को अपने आप करना पड़ेगा, तब जा करके जो है त्रुटि दूर हो सकती है। सौंदर्य, भाषा सौंदर्य लिखने और समझने में भी त्रुटि करते हैं, किस भाषा में किस प्रकार से त्रुटि करते हैं। तो इसको समझाने के लिए कविता को खंड नयन विधि के माध्यम से अलग अलग पाठ करके अलग अलग भाग करके उसको आप समझा सकते हैं। तब जो और पढ़ाने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक छात्रों के समझ में आए, और पढ़ाना ही नहीं उसको समझाना अधिक महत्व रखता है। तो ये था त्रुटि विश्लेषण। इसके बाद मैं अगले संबोध के लिए गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और आप जी थोड़ा ध्यान दें। अगर आप इस तरह से बात करते रहे तो हमारा बोलने का औचित्य भी नहीं है यहाँ से। अब अगला जो बिंदु है सुझावात्मक शिक्षण विधियाँ। अब हम जो अलंकार के लिए कुछ सुझाव के लिए कुछ जो विधियाँ हैं उसमें एक विधि गीत विधि। हम कुछ गीत बना करके अलंकारों के बीज और अलंकारों के नाम उसकी पहचान को समझ सकते हैं। कक्ष में विभिन्न अलंकारों की एक गीत को परोकर लयबद्ध गायन रूप से उनको समझा सकते हैं। जैसे कुछ अलंकारों के गीत हमने बनाए हैं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, तथा श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, तथा श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बतलाई, अतिशयोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बतलाई, चरण कमल एक रूप मानकर
रूपक की परिभाषा, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सरिस मान लो उपमा जी की आशा, सासी से सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जन जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ये इस प्रकार से कुछ संकेत भी है इस गीत के अंदर, और इसमें उनको अलंकारों के भेद, उनके नाम, उनके समझने की पहचान को एक गीत के माध्यम से, जिससे कि बच्चों को लय से वो एक तो रुचि लेंगे और उसको समझने में उनको आसानी भी हो जाएगी। इसके अगली विधि के लिए मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, और इसमें सूत्र विधि है। तो अब मैं ग्रुप नंबर 7 की ओर से, कि जैसे हमने लिखा है कि दो भाग बताए गए हैं, पहले एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो इसमें जैसे आ वा सा या, इसका मतलब है अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक। इस प्रकार अर्थालंकार है जिसका मतलब, जिसका सूत्र है उभ्रामरु, है ना, जिसका मतलब होता है उपमा, भ्रांतिमान, मां और रूपक। तो इस प्रकार इसके सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, और बच्चों को इस सूत्र के माध्यम से याद करने के लिए दिए जा सकते हैं, और इसको हम श्यामपट के माध्यम से भी इसका जो है कार्य क्रिया वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने अगले साथी को बुलाना चाहूंगा कि वो शिक्षण सहायक सामग्री को, जो अभी आप लोगों को सर ने बताया सूत्र विधि, इसमें हमने सूत्र लिखा, सब थोड़ा सूत्र पढ़ना भूल गए। तो इसमें हमने सूत्र बनाया है, राम छात्रों से शब्द अवश्य पूछेगा, ये सूत्र है। और इसमें शब्द से शब्दालंकार और अवश्य से प्रत्येक वर्ण अलग करके, आ से अनुप्रास, वा से वक्रोक्ति, सा से श्लेष और या से यमक अलंकार हमने दर्शाने का प्रयास किया। ऐसे ही दूसरे सूत्र में छात्र उनका उत्तर भ्रम रूप से अर्थ में देंगे, ये हमने सूत्र बनाया। और इसमें भ्रम रूप, भ्र से भ्रांतिमान, मां से मानवीकरण और रूप से रूपक और अर्थ से अर्थालंकार के ये भेद में आएंगे। इस प्रकार से हमने इसको दर्शाने का प्रयास किया। हमने शिक्षण विधि रखी है, वो है शिक्षण सहायक सामग्री विधि, TLM जिसे हम बोलते हैं, कि कक्ष में अलंकारों के भेद एवं अर्थ को विभिन्न प्रकार के TLM का प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे चार्ट के द्वारा हमने सामने चार्ट बनाने का प्रयास किया। शिक्षण सहायक सामग्री में जो हमारे हमने यहाँ पे एक खेल विधि भी की है, 1 मिनट में खेल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कि मेरी क्लास है और मैं यहाँ पे शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे शिक्षक हूँ। मैं बच्चों के सामने भी कोई आभूषण है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ बच्चों को, कि बच्चों को बताओ क्या है, बोलो। तो ये किस काम आती है? गले में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए आती है। तो अब मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि ये जो चैन है गले में पहनने के लिए है, ये क्या है? आभूषण है। और इस चैन को पहन कर देखो ये कितनी सुंदर लग रहा है। तो ये क्या है? सुंदरता बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से जो है सुंदरता बढ़ा रहा है किसकी? इस व्यक्ति की, उसी प्रकार जो है शब्दों के माध्यम से जो है अलंकार की शोभा बढ़ाई जा सकती है। एक विधि ये विधि इसमें। आगे इसमें आकलन की रणनीति। आकलन किस प्रकार देंगे? समूह चर्चा। हम जो समूह बना देंगे बच्चों के 4-4 के 5-5 के, जिस हिसाब से हमारे स्कूल में बच्चे हैं, और फिर उनसे चर्चा करवाएंगे अलग अलग अलंकारों पे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, कि कौन सा अलंकार है, उसके उदाहरण, इस प्रकार से। इसके बाद है रोल प्ले, प्रश्नोत्तर और वर्कशीट द्वारा खेल में हमने क्या किया है? एक बॉक्स लिया,
बॉक्स में अपने जो है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के कुछ वाक्य लिख दिए, वो वाक्य उसमें डाले और उनको बोला कि अब बताओ इसमें जो अनुप्रास अलंकार को छांट के निकालो। तो वो अनुप्रास अलंकार आदि पर चलाएंगे और दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या लग जाएगा, आंकलन हमारा हो जाएगी, हाँ ये बच्चे सीख चुके हैं। संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित 5 प्रश्न, जो 5 प्रश्न होंगे हमारे, तो हमने उनको अलंकार पढ़ा लिया, अलंकार उनको समझ में आ गया। अब हम जो पहला प्रश्न होगा, अलंकार किसे कहते हैं, दूसरा है अलंकार के भेद बताइए, तीसरा हम कोई उदाहरण दे देंगे, तरनी, तनुजा, तट, तमाल में कौन सा अलंकार है, और फिर चौथा जो प्रश्न है शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर बताइए। फिर एक हम दूसरा ये लिख सकते हैं कि जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द किस अलंकार की पहचान है, किसमें कौन सा अलंकार है। तो इससे भी ये उनका प्रश्न है। संदर्भ स्रोत पाठ्य पुस्तक है, हिंदी व्याकरण लूसेंट की किताब है। संबोध सार, जो संबोध सार है हमारा, ग्रुप नंबर 7 के लिए ताली बजाएंगे, वहां ताली, और ताली का प्रकार कुछ ऐसा रहेगा, ये ग्रुप यहीं खड़े रहेंगे अभी। वाह 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 वाह, धन्यवाद। सभी विद्वान शिक्षक साथियों, ग्रुप नंबर 10 से मैं रमेश सिंह, सरोज रमोला, रीना राणा, मीना नौटियाल और दशरथ नौटियाल जी। हमको विषय मिला है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के नाम सुनते ही हमें एक शेर याद आया, सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हमें याद आता है यात्रा वृत्तांत। विद्वान शिक्षक साथियों, यात्रा वृत्तांत एक गद्य विधा की ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। वो काल्पनिक नहीं होती है, वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। अगर हम काल्पनिक, अगर उसमें कुछ करें भी कोई कार्य, तो वह जीवंत नहीं लग पाती वो रचना, वो विधा। तो इसमें मैं इस संबोध को शुरू करने से पहले पहला जो संबोध होगा हमारा, अपेक्षित सीखने के प्रतिफल। जो पहला जो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत पहला जो बिंदु होगा, छात्र यात्रा वृत्तांत को परिभाषित करते हैं। नंबर 2, अपनी पसंद के स्थानों में जाकर उसका वर्णन यात्रा वृत्तांत विधा ये लिखते हैं। ये वास्तविक बात है कि यात्रा वृत्तांत में, तो इसमें इसी क्रम में आगे तीसरा है, यात्रा वृत्तांत से संबंधित परिवेश के बारे में लिखते हैं। क्योंकि जब उन जगहों में हम जाएंगे, वास्तविक रूप से उस घटनाओं को देखेंगे, तो उस परिवेश के बारे में हम काफी कुछ वर्णन कर सकते हैं। यात्रा में पढ़ने वाले स्थलों की सूची बनाते हैं। जिन जिन स्थलों में हम जाएंगे, उन स्थलों की सूचियां तैयार करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो संबोध होगा, उसके लिए मैं अपने बीच शिक्षिका राणा जी है हमारे बीच, रीना राणा जी, उनको आमंत्रित करूंगा। संबोध से संबंधित पूर्व ज्ञान। हम छात्रों से पूछेंगे कि छात्र अपनी यात्रा के अनुभवों को बातचीत के माध्यम से कक्षा में सुनाते हैं। छात्र हिंदी शिक्षण की गद्य विधाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र यात्रा वृत्तांत शब्द की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र यात्रा स्थलों की लिखित जानकारी रखते हैं। त्रुटि विश्लेषण। पहली जो त्रुटि है
यात्रा वृत्तांत समझने में त्रुटि करते हैं, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है कि यात्रा वृत्तांत क्या है। अगर हम उनको क्या करें कि अगर अपनी भाषा में समझा दें, उनकी मातृभाषा में थोड़ा समझा दें कि बालकों कि भाई आप लोग गाड़ी में यहाँ से बैठे और दूसरे स्टेशन में उतर गए, अगर हम बड़ी बातें करें तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। अगर छोटी बात में हम उसको समझाएं कि तुम यहाँ से स्टेशन से बैठे और आगे जाके तुम रवाड़ा की तरफ उतर गए और अब आप ये करिए, यहाँ से शुरुआत कर दीजिए लिखने का और वहां तक अंतिम कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा, बच्चा समझ जाएगा कि हाँ यात्रा वृत्तांत मैंने यात्रा करने से उसका वृत्तांत सुनाना, तो बच्चा उसको आसानी से लिख सकता है। इसके संबंधित समाधान होगा यात्रा वृत्तांत के अर्थ को स्पष्ट करके। दूसरा होगा कठिन शब्दों को लिखने में त्रुटि करते हैं। विधाओं में जो भी कठिन शब्द आते हैं तो उनको लिखने में अक्सर बच्चा त्रुटि करता ही है, तो उनके त्रुटि के लिए भी यात्रा वृत्तांत के इसमें बार बार उच्चारण एवं लिखने का हम प्रयास करवाएंगे। नंबर 3 है यात्रा वृत्तांत के अनुभव को क्रमबद्ध लिखने में त्रुटि करते हैं। ये तो वास्तविक सी बात है कि जब कोई वृत्तांत कोई व्यक्ति लिखेगा तो क्रमबद्ध तरीके से वो नहीं लिख पाता है, तो इसके लिए क्या है कि जब वो उन जगहों पर जाएगा और अपनी डायरी में नोट करता चला जाएगा तो एक क्रमबद्ध तरीके से उसको वो याद रख सकता है। तो इसके डायग्नोस के लिए, इसके समाधान के लिए, संभावित त्रुटि समाधान के लिए चार्ट पर मानचित्र के आधार पर लिखने का अभ्यास करवाएंगे। और चौथा जो इसमें होगा, छात्र यात्रा वृत्तांत को पूर्ण रूप से नहीं समझता है जबकि यात्रा से परिचित है। ये बात तो वास्तविक है। यात्रा वो जानता कि मैं गाड़ी में बैठा तो यात्रा हो गई, लेकिन यात्रा वृत्तांत को वो नहीं समझ पाता है। तो इसके डायग्नोस के लिए, इनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए वर्णनात्मक और आख्यात्मक विधि का वर्णन करेंगे। हुए सुझावात्मक शिक्षण विधियां, हमारी जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं, नंबर 1 है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में हम क्या करेंगे कि छात्रों को अपने आसपास के परिवेश में ले जाकर के उनसे कहेंगे कि कुछ भी दृश्य तुम देखो, अपनी रुचि के अनुसार तुम आसपास के वातावरण को थोड़ी देर के लिए देखो। एक छोटी सी गतिविधि है, उनमें यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए या वर्णन करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए हम कक्षा शिक्षण में इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियां करवा सकते हैं। बच्चों को थोड़ी देर क्यारियों में ले जाकर, विद्यालय प्रांगण में ले जाकर, अपने आसपास के वातावरण में ले जाकर के उनसे कुछ समय के लिए अवलोकन करवाएंगे। उसके बाद उन बच्चों से कहेंगे कि आप लोगों ने जो कुछ देखा है उसको अपने सरल शब्दों में लिखिए। तो बच्चे निश्चित रूप से कुछ न कुछ लिखेंगे जो उन्होंने देखा है। भले ही बच्चों का लिखने का तरीका भिन्न हो सकता है, कुछ बच्चों की अधिगम क्षमता तेज होती है और कुछ बच्चों की क्या है, अधिगम क्षमता न्यून होती है। तो अपने अधिगम क्षमता के अनुसार वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भ्रमण हम करवाते भी हैं और बच्चे स्वयं से भी करते हैं। अपने घर परिवार के साथ भी बच्चे कहीं न कहीं भ्रमण पर जाते रहते हैं। नंबर 2 है समूह चर्चा विधि। इस विधि के अंतर्गत हम छात्रों को पुस्तकालय, अखबार, पत्रिकाएं, अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उनको पर्याप्त अवसर देंगे और उनसे आपस में चर्चा करवाएंगे ताकि वो यात्रा वृत्तांत की विधा को, कहानी विधा या भिन्न प्रकार की विधाओं को समझने का प्रयास करेंगे और उनमें से यात्रा वृत्तांत विधा को पूर्ण रूप से उनकी समझ विकसित होगी। उसको अलग कर पाएंगे कि यात्रा वृत्तांत विधा में कौन सा गद्य लिखा गया है। नंबर 3 है मानचित्र प्रदर्शन विधि। मानचित्र प्रदर्शन विधि, ये विधि ऐसे कि हम बच्चों के सामने कुछ भी, ये तो हर पाठ्यक्रम में, हर शिक्षण बिंदु में हम मानचित्रण विधि का
प्रयोग करते हैं, वैसे भी मानचित्र किसी माना हमको पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो हम पेड़ लिख देंगे और पेड़ से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको हम लिखते जाएंगे। पेड़ से संबंधित क्या मनुष्य है, पशु है, सूर्य है, कुछ भी है, तो इस प्रकार से उसका विस्तार करते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने एक दृश्य, छोटा सा दृश्य बनाया है, तो बच्चे इसको देख करके भी इस बच्चों को एक कक्षा शिक्षण में हो सकता है इसका प्रयोग। कक्षा में बच्चों के सामने मानचित्र हम रखेंगे और बच्चे अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अधिगम स्तर के अनुसार इस मानचित्र को देख करके यात्रा वृत्तांत गढ़ने का प्रयास करेंगे। ये काल्पनिक हो सकता है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये देख करके एक दो हम यात्रा करके, एक पढ़ करके और एक मानचित्र के माध्यम से वो वाक्यों को गढ़ेगा, यात्रा का वर्णन करने का, कि माना यहाँ पर बच्चा दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ से चल रहा है और रास्ता कैसा है, जो वातावरण कैसा है, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, दिन का समय है, रास्ते के किनारे पेड़ पौधे हैं, सुंदर दृश्य है, फूल खिले हुए हैं, पानी बह रहा है, वो कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। तो इस गतिविधि में ये है कि अभी हमने पहले भी कहा था त्रुटि वाले में कि बच्चे इस प्रकार के वर्णन में क्रमबद्ध नहीं लिख पाता है, वाक्यों का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। चौथी जो विधि है वो है वर्णनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत, क्योंकि एक ही विधि कारगर सिद्ध नहीं हो सकती है, हम बच्चों के सामने अनेक प्रकार के हम भोजन रख देंगे तो बच्चे को जो ज्यादा अच्छा लगेगा उसी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से अगर हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है सब बच्चों का मानसिक स्तर नहीं है, कुछ बच्चों के समझ में अवलोकन विधि से ही आ जाता है, कुछ की समझ में समूह चर्चा विधि से आता है, कुछ की समझ में मानचित्र प्रदर्शन विधि से आता है। तो वर्णनात्मक विधि में हम क्या करेंगे, अध्यापक कक्षा शिक्षण में छात्रों के सम्मुख की गई यात्रा एवं किसी लेकर हम अपनी यात्रा का वर्णन भी कर सकते हैं कि मैं माना हम सेम के मेले गए, हमने क्या देखा, किस प्रकार का दृश्य था, उसका उद्देश्य क्या है, हमको कौन कौन लोग मिले, हमने वहाँ क्या किया, किस प्रकार की परेशानी हुई, ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर किसी पाठ का वर्णन भी किसी लेखक के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी कर सकते हैं। अब आगे मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। को अपनाने के बाद वर्ष भर पर्यंत में तो प्रश्नोत्तर विधि ही का ही मूल्यांकन किया जाता है। आकलन की जो रणनीतियां हैं, नंबर 1 यात्रा वृत्तांत से संबंधित प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखिए। नंबर 2 अपने द्वारा की गई आसपास की यात्रा का अनुभव लिखिए। संभावित सीखने के प्रतिफल के आधार पर कम से कम हम बच्चों को 5 प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, सरल शब्दों में लिखिए, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में कुछ ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है। जैसे नंबर 1 2 बैलों की कथा, नंबर 2 लाशा की और नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। चौथे प्रश्न में मानचित्र के आधार पर यात्रा वर्णन कीजिए। पांचवें प्रश्न में सुमेलित कीजिए, सही मिलान कीजिए। और सांकृत्यायन, सावले सपनों की याद, महादेवी शर्मा, लाशा की ओर जावेद हुसैन। पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र संभोग साहित्य में 54 निर्माण करते हैं। गद्यांश पढ़कर शीर्षक लिखते हैं। संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान, यानी छात्रों को इससे पहले क्या क्या आता है। छात्र गद्य के अंतर्गत कहानी, निबंध आदि के सरल रूप को पढ़ना व लिखना जानते हैं। छात्र गद्य की पहचान करना जानते हैं।
त्रुटि विश्लेषण के लिए मैं माइक दे रही हूँ। आगे है त्रुटि विश्लेषण। कक्षा कक्ष के अनुभव के आधार पर हम क्या क्या त्रुटियां देखेंगे बच्चों में। छात्र कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिखने में त्रुटि करते हैं। छात्र जब हम गद्यांश उनको लिखाएंगे तो उसमें वो कठिन शब्द होंगे, उनमें वो त्रुटि करते हैं। संभावित समाधान होगा, कठिन शब्दों का अर्थ लिखकर अभ्यास विधि द्वारा उनका निवारण करेंगे। दूसरी त्रुटि, छात्र शीर्षक लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जब हम उनको गद्यांश में परीक्षा में कठिनाई महसूस करते हैं, पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं, तो अनेक विकल्प देकर चयन करवाकर उनका समाधान करवाएंगे। तो तीसरा है, छात्र गद्यांश के भाव को समझने में त्रुटि करते हैं। तो छात्रों को गद्यांश का भाव अथवा सार समझाकर उसका निवारण करेंगे। आगे सर। जो हमारी सुझावात्मक शिक्षण विधि होगी, गद्यांश को हम अभ्यास विधि से बार बार जो हम एक बार पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है उनको अलग से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या किसी अपनी क्षेत्रीय भाषा की पत्रिका हो, कोई अपठित हमारी जो गद्यांश है उनको बच्चों को देंगे और बार बार उसको पढ़वाकर उसको लिखवाकर उसका भाव समझाएंगे। इसके बाद है प्रदर्शन विधि। चार्ट पर हम कोई अपठित गद्यांश लिख देंगे और उसको फिर जो उसमें जो कठिन शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे या जो उसमें विलोम शब्द कठिन शब्द आएंगे, उनको उस अपठित गद्यांश से छांटने के लिए कहेंगे। इसके बाद हम जो इसमें हम कक्षा वर्ग के छात्रों को विभिन्न वर्गों में बांट करके कक्षा को विभिन्न वर्गों में बांट देंगे और समूह बनाकर जो हमने यहाँ पर दिया है समूहवार गतिविधि में एक अपठित गद्यांश हमने लिखा हुआ है और हम छात्रों से कहेंगे सबकी कॉपी में लिखवा करके उनको लिखवा देंगे अपठित गद्यांश और फिर उसको हम एक क्विज के माध्यम से कि जो तुम आप लोगों की जो कॉपी में हमने अपठित गद्यांश लिखा हुआ है उसमें से आप लोग प्रश्न निर्माण करें। तो जो छात्र पहले प्रश्न निर्माण करेगा उसके मतलब उससे छात्र का जो है प्रश्न निर्माण करने की एक सोच बढ़ेगी और उसी में से जो प्रश्न अगर सही है तो हम छात्रों को बोलेंगे उसी के माध्यम से कि आप जो है इस प्रश्न का इस अपठित गद्यांश के आधार पर ही उत्तर छांट कर देंगे। और अपठित गद्यांश में ये नहीं कि जितना हमने गद्यांश में लिखा हुआ है उतना वो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। अपठित गद्यांश में हम छात्रों को समझाएंगे कि वह इस अपठित गद्यांश से ही वह उस अपने शब्दों में उत्तर को बनाएगा। इसके बाद हम आकलन की जो रणनीति है, जो किसी अन्य गद्यांश के आधार पर हमने अपठित गद्यांश पढ़ा दिया है, उसके बाद हम छात्रों को अन्य पाठ्य पुस्तकों अन्य किसी भी पत्रिका से हम क्या करेंगे, कोई अपठित गद्यांश देंगे जिसके आधार पर हम उससे शीर्षक लिखवाकर गद्यांश पर आधारित कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाकर और प्रश्नों के यथासंभव उत्तर लिखवाकर जो हमारी आकलन की रणनीति है। इसके उपरांत संभावित सीखने के जो प्रतिफल आधारित न्यूनतम 5 प्रश्न हमने बनाए हैं। नंबर 1, अपठित गद्यांश से आप क्या समझते हैं, जो हमने उनको बता रखा है वो उसको समझ जाएंगे। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक किस आधार पर इस अपठित गद्यांश से छांटा जाता है और जो अपठित गद्यांश में कोई शब्द आया होगा उसमें से उसका पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए हम दे सकते हैं या फिर उसका विलोम शब्द लिखने के लिए दे सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक दीजिए और उस अपठित गद्यांश में कोई मुहावरे भी हो सकते हैं तो उस मुहावरे छांट करके उनका वाक्य में प्रयोग करना। हमारे जो संदर्भ स्रोत हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ICT, हमारी पाठ्य पुस्तकें और समूह चर्चा। संबोध सार है, अपठित गद्यांश का आशय है जिसका अध्ययन विद्यार्थियों ने पहले कभी न किया हो। इस कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों के भाव प्रकाशन संबंधी समझ का अध्ययन करते हैं। हमारे ग्रुप के जो सदस्य हैं, ममता डोभाल, शशिबाला नौटियाल, श्री शरद कुमार, श्रीमती बबीता रावत, श्रीमती सरिता कोहली और मैं प्रदीप खंडवाल। धन्यवाद। 15 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए हैं।
वीडियो भाई साहब थोड़ा बहुत। मेरे पास जो कैप्सूल दिया गया था वह था पत्र लेखन। पत्र एक अपने सुनकर ही अंदर से कुछ ऐसे मनोभाव निकलने लगते हैं कि हम जिसको पत्र लिखो इस संदर्भ में हमारे सामने प्रस्तुत है। यदि हम माता पिता को पत्र लिखते हैं तो बड़े आदरणीय शब्द निकलते हैं, और यदि हम अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहे हैं तो बड़े प्रिय शब्द निकलते हैं। तो ये भाव व्यक्त करने की कला है पत्र। इसलिए इसमें जो हमारे सीखने के प्रतिफल हैं वो है छात्र दैनिक जीवन में अच्छे अच्छे पत्र व्यवहार करने सीख जाएंगे या पत्र व्यवहार करते हैं। छात्र पत्र लेखन कार्य करते हैं और छात्र अपने भावों व विचारों को पत्र के माध्यम से प्रकट करते हैं। छात्र पत्रों के प्रकार में अंतर स्पष्ट करते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। मैं जो ये प्रतिफल थे इसके बाद में जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान, श्री नोटियाल जी को आमंत्रित करता हूं। श्री नोटियाल जी। जो अवधारणात्मक पूर्व प्रश्न है वो इस प्रकार, छात्र लेखन विधा से परिचित है। छात्र दैनिक जीवन में पत्र व्यवहार के बारे में जानते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे पत्र लिखते हैं। छात्र पत्रों की उपयोगिता जानते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो मुख्य जो बिंदु था त्रुटि विश्लेषण, मतलब पत्रों में जब पत्र लिखते हैं तो छात्र कुछ न कुछ त्रुटियां करते हैं, हम भी करते हैं, तो छात्र तो करते ही हैं। खैर वो जो त्रुटियां हैं, संभावित जो त्रुटियां हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर मैम भट्ट मैडम को जो है यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। भट्ट मैडम।